हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इस लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले प्री मॉडर्न एज के बारे में। ये हमारा इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था महाजनपद के बारे में। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, ऊपर कार्ड में मैंने लिंक दे दी है। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे हर्यंक डायनेस्टी के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो मगध का इतना ज्यादा सक्सेस था या मगध का इतना ज्यादा राइज था वो कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे वो हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी से। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे बिंबिसार। तो इसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रूलर भी बिंबिसार ही थे, तो सब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब तो देखिए, ये क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के, मतलब गौतम बुद्ध के समय में ये थे। बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के समय में थे। बिंबिसार का देख सकते हैं आप, ये इनका पीरियड है। इस टाइम तक उन्होंने रूल किया है, 544 बीसी से 492 बीसीई तक। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें सेनिया या फिर श्रेणियां भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। इसके पहले आप सभी ने पढ़ा है, इसके पहले लेटर वैदिक पीरियड तक क्या होता था? जो आर्मी थी वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी कभी भी राजा के पास। वो क्या करता था? जब भी वॉर होता था उस टाइम पे सभी जो सोल्जर्स रहते थे उन सभी को रिक्रूट करता था और उसी टाइम पे डिसमेंटल भी कर दिया करता था। तो स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला पहला राजा कौन था? तो वो था बिंबिसार। और देखते हैं हम, तो अब देखिए मगध का ये क्या है? ये मगध की ही बात है। हर्यंकट जो डायनेस्टी थी वो मगध में ही थी। तो इन्होंने और किस किस महाजनपद पर जीत हासिल की थी? तो वो कौन कौन से थे? तो कौशाला पर जीत हासिल की थी बिंबिसार ने, लिच्छवी और वैशाली पर भी जीत हासिल की थी, और मद्रा क्लैन पर भी। ये कैसे जीत हासिल की थी? तो ये क्या है, यहाँ पे एक अलायंस बना लिया था इसने, मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। मतलब इस किंगडम में इस किंगडम के जो महाजनपद के जो रॉयल परिवार था उन उनसे क्या था, एक मैट्रिमोनियल जो अलायंस है वो इसने बना ली थी। जैसे कोसाला का जो राजा था उसकी बेटी से इन्होंने शादी की थी, लिच्छवीस के भी यहाँ शादी की थी। तो मतलब कि जो उनकी 3 वाइफ थी वो तीनों की तीनों इसी जो महाजनपद से उन्हीं से बिलोंग करती थी, ताकि ये अलायंस बने रहे और मगध का राइज हो सके। तो इन्होंने कैसी पॉलिसी अपनाई थी? तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू अपना जो एम्पायर है या मगध का जो महाजनपद है उसको एक्सपेंड किया था। देखिए इसमें क्या है, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही रिलीजन क्या करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि बिंबिसार जो थे इनके फॉलोअर्स थे। बट अभी भी ये क्या है, कंफर्म्ड नहीं है कि ये किसके फॉलोअर थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बिंबिसार बुद्धिज्म के जैनिज्म के थे, तो दोनों ही गलत होगा, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे या जैनिज्म के फॉलोअर थे। अगला देखते हैं हम, इनके बाद कौन आया? तो बिंबिसार के बाद आए थे कौन? अजात शत्रु। इनका कार्यकाल क्या था या फिर इनका पीरियड क्या था, रूलिंग पीरियड? तो 492 बीसीई से 460 बीसीई तक इन्होंने रूल किया था। देखिए इनके बारे में एक बहुत ही फेमस चीज है कि इन्होंने राजगद्दी के लिए, थ्रोन के लिए अपने ही पिता को मार डाला था। बिंबिसार को मार डाला था अजातशत्रु ने, ताकि वो राजा बन सके। तो अब देखिए, एक तो इसने क्या किया था, अपने पिता को ही मारा था। तो ये क्या, थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था। तो इसलिए इसकी जो पॉलिसीज थी वो भी एग्रेसिव ही थी, मतलब लड़ाइयाँ वाली ज़्यादा थी। पिछला जो बिंबिसार था, इसके पिताजी जो थे वो क्या थे, बिंबिसार क्या थे, एक मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू, मतलब कि पीसफुली एक्सपैंड कर रहे थे अपने किंगडम को। बट जो अजातशत्रु है वो क्या कर रहा था, वो एग्रेसिव पॉलिसी वाला था। मतलब और वॉर या फिर एक्सटॉर्शन से अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए। तो उसने किस किस से वॉर लड़ी थी? तो कौशाला से भी वॉर लड़ी थी। देखिए जो बिंबिसार था उसने कौशाला और वैशाली दोनों से मैट्रिमोनियल अलायंस बना के रखा था। बट अजातशत्रु के आने के बाद इसने कौशाला और वैशाली दोनों से ही युद्ध लड़ा या फिर वॉर लड़ी। और जो वैशाली से इसने वॉर लड़ी थी वो तो 16 ईयर तक चली थी, मतलब 16 साल तक ये वॉर चली और उसमें अजातशत्रु ने जीत हासिल की थी। और वहीं वैशाली को जब जीत हासिल कर ली वैशाली पर, तो उस पर राज करने के लिए या उसके ऑपरेशंस को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए उसने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र जगह, अभी भी कैपिटल कहाँ था इनका? राजगीर ही था। जो बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे कैपिटल क्या था? राजगीर ही था मगध का। बट इसने क्या किया था, जो पाटलिपुत्र सिटी है वो सिर्फ वैशाली को मॉनिटर करने के लिए, जो वैशाली में जो भी ऑपरेशन है उनको देखने के लिए इसे फोर्टिफाई करवाया था। तो अजातशत्रु के बारे में ये था। अगला आता है हमारे पास उदयन। ये क्या था? अजातशत्रु के बाद आया था उदयन। इसका
टाइम पीरियड देख लेते हैं हम, इसका रूलिंग पीरियड देख लेते हैं। 460 BCE से 444 यानी कि 444 BCE तक इसने रूल किया। देखिए अब देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र। तो इसने अब पाटलिपुत्र को नया कैपिटल बनाया था। तो कैपिटल किसने बनाया? उदयन ने। बट सिटी किसने बनाई थी या फोर्टिफाइड किसने करवाया था? तो वो अजातशत्रु ने करवाया था, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो देखिए अब पाटलिपुत्र की लोकेशन इसमें दी गई है कि गंगा और सोन नदी के बीच में है, कॉन्फ्लुएंस में है, जहाँ पे मतलब गंगा और सोन दोनों मिलती हैं, वहां पर क्या है? पाटलिपुत्र सिचुएटेड है। अब देखिए उदयन तो यहाँ तक ही था, ठीक है। अब उदयन के बाद और भी राजा आए हर्रंक डायनेस्टी में, और भी राजा आए, बट वो क्या थे? वीक थे, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि और ज्यादा एक्सपेंड कर सकें किंगडम को। तो क्या हुआ फिर उसके बाद कि जो आखिरी राजा था, इनका जो आखिरी राजा था वो था क्या? नागदशक। आखिरी राजा जो था वो नागदशक था हर्यंक डायनेस्टी का। तो उसको किसने मार दिया था? शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग ने उसे मार दिया था, और जो किंगडम है अब क्या हो गया था? शिशुनाग के अंदर आ गया था। मतलब अब शुरू होती है क्या? शिशुनाग डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी शुरू होती है? शिशुनाग डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? नागदशक। हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट रूलर नागदशक, और फर्स्ट रूलर या फाउंडर कौन था? वो था बिंबिसार। चलिए हम शुरू करते हैं अब शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो शिशुनाग डायनेस्टी कब, शिशुनाग का जो कार्यकाल है, इसका फाउंडर कौन है? शिशुनाग है। इसका जो कार्यकाल है या फिर जो रूलिंग पीरियड है वो क्या है? 413 BCE से 395 BCE तक इसने रूल किया था। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते। तो इसने नागदशक को मारकर जो थ्रोन है वो अपने कब्जे में किया था, और जो इसका कैपिटल था वो क्या था? गिरिवराज था इसका कैपिटल। इसका ना राजगीर ना ही पाटलिपुत्र, इसका जो कैपिटल था वो क्या था? गिरिवराज। इसका जो कैपिटल था वो था गिरिवराज। अब इसने क्या किया था? और इसने अवंती को एनेक्ट किया था, क्योंकि उस समय अवंती और मगध, जो हर्यंक डायनेस्टी है उस टाइम पे अवंती और मगध के बीच में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। बट इसने क्या किया? उसे खत्म कर दिया और अवंती को एनेक्स कर लिया या हथिया लिया। और फिर बाद में इसने, सबसे पहले क्या था इसका कैपिटल? गिरिवराज, और बाद में इसने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? वैशाली में अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो शिशुनाग है उसने बाद में कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? तो वैशाली में कैपिटल शिफ्ट किया था। ठीक है, 4 अलग अलग कैपिटल हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले राजगीर था बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम। फिर उदयन ने चेंज किया कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। फिर शिशुनाग आया तो उसने गिरिव्रज पे अपना कैपिटल बनाया, और फिर बाद में चेंज किया वैशाली में। अगला जो रूलर आता है शिशुनाग के बाद वो था कालाशोक, इसी डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी का। इसका रूलिंग पीरियड था 395 BCE से 367 BCE तक। इसने 395 BCE से 367 BCE तक रूल किया। ये शिशुनाग का बेटा था, और इसने अब वापस कैपिटल कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। वैशाली से वापस पाटलिपुत्र इसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया। देखिए कालाशोक का आप सभी को पता है कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कालाशोक ने ही करवाई थी। फर्स्ट किसने करवाई थी? फर्स्ट हमने अभी पढ़ा था, किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने करवाई थी। फर्स्ट जो है अजात शत्रु ने करवाई थी। यहाँ मैं फैक्ट लिखना भूल गया हूँ, बट आप याद रखिएगा जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने करवाई थी। और गौतम बुद्ध के टाइम कौन था? तो वो बिंबिसार था। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, किसने करवाई थी? कालाशोक ने करवाई थी। और इसके बारे में एक चीज है कि ये कहाँ मरा था? ये एक पैलेस रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब लोगों का विद्रोह टाइप का हुआ था। तो वहां पे इसने अपनी, इसकी जान चली गई थी। और अगला जो कौन बैठा था अगला? तो वो बैठा था महापद्मानंद। अगला जो बैठा था वो बैठा था गद्दी में महापद्मानंद। तो इसलिए यहाँ से शुरू हो जाती है क्या? नंद डायनेस्टी। इसका मतलब शिशुनाग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? कालाशोक, और फाउंडर कौन था? शिशुनाग। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में इतना ही। आगे हम देखते हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। तो नंद डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मनंद, जिसने शिशुनाग को मरवा दिया था रिवॉल्यूशन करवाकर या विद्रोह करवाकर उसके राज में। और ये जो था महापद्मनंद जो था वो पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बनाया था इसने। मतलब ये क्या था? क्षत्रिय नहीं था। महापद्मनंद जो था वो क्षत्रिय नहीं था। और ये जो डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी, वो ऐसी पहली डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय राजा से बनी हुई थी, या नॉन क्षत्रिय राजा थे यहाँ पे। तो देखिए इसका अब हम देख रहे थे रूलिंग पीरियड क्या था। तो इसका रूलिंग पीरियड था 367 BCE से 338 BCE तक इसने रूल किया। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि
इंडिया का जो अभी के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जितना लगभग टेरिटरी है वो उसने बहुत सारी, उसके हिसाब से बहुत सारी टेरिटरी अपने अंडर में कर ली थी महापद्मा नंद ने। इसका जो टेरिटरी थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो देखिए नॉर्थ में कुरु तक, इसका मतलब है कुरुक्षेत्र तक, और साउथ में गोदावरी तक, और ईस्ट में मगध, और वेस्ट में नर्मदा तक। तो इसने कहाँ तक, इतना बड़ा इसका एम्पायर बन चुका था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखिए इसको और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पद्मनंद जी को, पद्मनंद जो रूलर था उसको और क्या कहते हैं, तो वो सर्व क्षत्रियांत का, इसको क्या कहते हैं, सर्व क्षत्रियांत का। इसका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। आपको पता है कि ये जो महापद्मनंद है वो क्षत्रिय नहीं था, तो वो क्षत्रियों को उतना ज्यादा फेवर भी नहीं देता था, इसलिए इसको क्या कहते थे, सर्व क्षत्रियांत का। इसने बहुत सारे किया, क्या किया, किंगडम्स को जीता है, जिसमें से कलिंग भी है। कलिंग जो है इसी ने ही जीता था। जो पिछला रूलर था, क्या कहते हैं, शिशुनाग, उसने क्या किया था, उसने अवंती को जीता था, इंपॉर्टेंट किंगडम था ये याद रखेंगे आप। जो अवंती है वो किसने, शिशुनाग ने जीता था, और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट किंगडम जीता था वो महापद्मनंद ने जीता था। वो क्या था, कलिंग को। अगला नंद डायनेस्टी में अगला रूलर आता है क्या, धनानंद। ये लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी का, और इसे किसने मारा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे मारा था। इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे राजगद्दी से हटा दिया था। तो इसका हम देख लेते हैं। ओके, इसका रूलिंग पीरियड नहीं दिया है यहाँ पे, ये गलत है। ये तो महापद्मनंद का रूलिंग पीरियड था, तो इसका रूलिंग पीरियड मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। धनानंद जो है लास्ट नंद रूलर थे, और ग्रीक्स, जो ग्रीक से जो टेक्स्ट मिले उसमें इनका नाम किस तरीके से है, तो एग्रेमिस या जेंड्रेमिस कहते थे इन्हें। एग्रेमिस या जेंड्रेमिस इन्हें कहते थे, किसमें, ग्रीक टेक्स्ट में इनका ये नाम मिला है। जो अलेक्जेंडर जो आया वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। जो अलेक्जेंडर जो आया वो इन्हीं के टाइम में आया था। धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आया, बट ज़्यादा आगे नहीं जा सका। क्यों, क्योंकि वो, उसकी जो आर्मी है उसने मना कर दिया था, उन लोगों ने मना कर दिया था कि अब हम और ज़्यादा आगे, या अब हम और ज़्यादा फाइट्स नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा था। तो इसलिए वो क्या है, वहीं से, कहाँ से, हिडेस्पस नदी, हिडेस्पस जो नदी थी उससे वापस लौट गए थे, या फिर झेलम नदी से वापस लौट गया था अलेक्जेंडर। देखते हैं इसके पास, देखिए बहुत बड़ी आर्मी थी इसके पास, जो धनानंद है उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। देखिए 2 लाख इन्फेंट्स थे, 20,000 कैवेलरी यानी कि घोड़े वाले थे, 3,000 एलिफेंट्स थे, और 2,000 चैरियट्स थे यानी रथ थे। इतनी बड़ी पावरफुल इसकी आर्मी थी, इसलिए इसने बहुत ज्यादा फैलाया था अपने किंगडम को। देखिए एक तो ये शूद्र ओरिजिन था, क्योंकि ये डायनेस्टी जो है, नंद डायनेस्टी है, वो पूरी क्या है, नॉन क्षत्रिय है। इसका मतलब है कि जो क्षत्रिय से नीचे जो आते हैं, शूद्र या फिर वैश्य, उनसे बनी हुई है ये नंद डायनेस्टी। जो रूलर थे वो क्या थे, शूद्र थे। जो रूलर थे वो शूद्र थे इसके, नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे वो शूद्र थे। इसलिए इनके दुश्मन भी बहुत थे, क्योंकि बाकी जगह क्या था, बाकी जगह तो क्षत्रिय ही थे राजा, और इनके यहाँ क्या था, शूद्र राजा थे। तो क्षत्रिय जो थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते थे, इसलिए इनसे गुस्से में रहते थे, या इनके दुश्मन बने हुए थे। तो अब इसके बाद जो धनानंद थे उनकी लड़ाई हुई चंद्रगुप्त से, तो उन्होंने, चंद्रगुप्त ने क्या किया, धनानंद को गद्दी से बाहर निकाल दिया, और खुद राजा बन गए थे। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य क्या, कौटिल्य की हेल्प से इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का किंगडम छीन लिया था। तो गाइस नंद डायनेस्टी में इतना ही था। इसके बाद शुरू होती है मौर्यन वंश। तो मौर्य वंश तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या रीजंस एसोसिएटेड विद द मगध सक्सेस। इसका मतलब है कि जो मगध इतना फैला या इतना बड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारे महाजनपद से, 16 महाजनपद से, बट उनमें से सिर्फ मगध ही क्यों इतना फैला, तो उसके हम रीजंस देखेंगे अभी। देखिए सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या हाथ था मगध की सक्सेस में। तो हम देखते हैं सबसे पहले मगध की लोकेशन कहाँ था, वो लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द गैंगेटिक वैली। देखिए सबसे अच्छी लोकेशन है ये, गैंगेटिक वैली में था। यहाँ पर और यहाँ पर, ये मान लीजिए गंगा है, गंगा रिवर है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, मगध की टेरिटरी थी। तो ये क्या था, एक रिवर के आजू बाजू क्या होता है, फर्टाइल लैंड होता है। तो फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा था यहाँ पर, तो इसलिए क्या था, ये देखिए फर्टाइल सॉइल यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण क्या एग्रीकल्चर अच्छा था, एग्रीकल्चर अच्छा था, तो इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट्स बहुत हुए थे।
और दूसरा क्या मेन रीजन है इसकी ज्योग्राफी से, तो जो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के जो बीच में जो ट्रेड था वो भी क्या था, मगध से होकर ही गुजरता था। बीच में क्या था, मगध था, ईस्ट और वेस्ट इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या है, यहाँ पर ट्रेड अगर यहाँ से होगा इन दोनों के बीच में, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में, तो क्या होगा, मगध से ही होकर जाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या था, यहाँ का ट्रेड भी बहुत ही अच्छा था। दूसरी बात क्या है, देखिए जो मगध थे वो क्या तीन नदियों के पास पास था, गंगा, सोन और गंडक, जिसके कारण क्या था, ये तीन नदियां थी, उनके बीच में ये मगध था, तो जिसके कारण क्या था, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था बारिश के समय में या फिर बाढ़ के समय में। तो इसलिए ये जो फैक्टर था, इसके कारण क्या था, जो अदर जो महाजनपद से वो इस पर अटैक करने के लिए, अटैक करना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। तो इसलिए ये था इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर। एक और क्या बात थी, तो जो इसके जो कैपिटल थे राजगीर या पाटलिपुत्र, दोनों की दोनों ही बहुत ही अच्छी लोकेशन में थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी उनकी। क्यों, क्योंकि जो राजगीर था वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, पूरा जो बीच में राजगीर है और यहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, तो इनसे ये घिरा हुआ था, तो जिसके कारण क्या था, यहाँ तक इसके कैपिटल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था बाकी अदर महाजनपद के लिए, जिसके कारण क्या था, ये बच जाते थे या इनकी सिक्योरिटी के लिए ये चीजें थी। तो इसलिए राजगीर बहुत ही सही पोजीशन थी। और पाटलिपुत्र के में क्या फायदा था, पाटलिपुत्र जो था वो बिल्कुल बीच में था। जो पाटलिपुत्र था वो सभी महाजनपद जितने भी थे उनके बीच में था लगभग, तो इसलिए क्या था, यहाँ पे क्या सेंटर टाइप का था एक, यहाँ से हर जगह ट्रेड पॉसिबल था, इसीलिए ये पाटलिपुत्र जो है, मगध जो है इतना पॉपुलर हुआ या इतना सक्सेस हुआ, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वो बिल्कुल सेंटर में था और वहां से ट्रेड बहुत ही ज़्यादा ईजी था हर जगह के लिए, हर महाजनपद के लिए। तो हम अगला देखते हैं, अगले क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेते हैं हम कि मगध का जो सक्सेस है उसमें इकोनॉमी का क्या हाथ था। देखिए जो मगध है वहां पर बहुत ज़्यादा ही कॉपर और आयरन के डिपॉजिट थे, खासकर तो किस एरिया में, जो गैंगेटिक प्लेन है या देखिए झारखंड वाला एरिया है, वहां पर क्या थे, बहुत ही ज़्यादा कॉपर और आयरन के डिपॉजिट्स थे। या अवंती का जो है, बाद में अवंती भी मगध ने ही एनेक्स किया था, तो इसके बाद क्या है, उनके पास और भी ज़्यादा आयरन डिपॉजिट्स आ गए थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या था कि जब इतने ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स आएंगे किसी किंगडम के पास, तो क्या होगा, उसकी इकोनॉमी वैसे ही अच्छी होगी, जो वहाँ के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या हुआ, मगध की सक्सेस हुई। और बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पाटलिपुत्र की जो लोकेशन थी वो बिल्कुल बीच में थी, तो वो ईजिली सभी का कंट्रोल कर सकता था ट्रेड का, जितना भी ट्रेड होता था एक दूसरे के बीच में, आसपास अलग अलग महाजनपदों के बीच में, तो वो इजीली कंट्रोल कर सकते थे वहां से, पाटलिपुत्र से। और लार्ज पॉपुलेशन थी मगध में, तो जिसके कारण क्या था, जो एग्रीकल्चर के लिए या फिर माइनिंग या जो भी अदर प्रोफेशंस थे उनके लिए क्या था, जो लोग थी उनकी कमी नहीं थी, या जो ह्यूमन पावर थी उसकी कमी नहीं थी यहाँ पर मगध में। अगला क्या था, तो देखिए मास्टरी ओवर गंगा मेंट इकोनॉमिक हेजेमनी। इसका मतलब क्या है कि जो गंगा थी वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर थी ट्रेड के रिस्पेक्ट में भी, मतलब गंगा जो रिवर है उसके थ्रू भी ट्रेड किया जाता था अलग अलग महाजनपद के साथ। तो जिसमें क्या था, अब गंगा जो मेन ये जो मगध डायनेस्टी है वो कहाँ थी, जो मगध है वो उसका ये रीजन क्या था, गंगा के आसपास का ही रीजन था। तो ये जो गंगा के आसपास का रीजन है, यहाँ पर ये गंगा रिवर के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते थे, और गंगा रिवर पर मतलब कि इन्हीं का ही राज चलता था। एक तरीके से कहा जाए तो गंगा रिवर पर ट्रेड के लिए इन्हीं का ही राज चलता था, जिसके कारण ये और ज़्यादा सक्सेस हुए। अब बाद में जब एनेक्सेशन ऑफ अंग हुआ, मतलब कि जो अंग जो महाजनपद है, बिम्बिसार ने जब इसका एनेक्सेशन किया, तो क्या वो चंपा रिवर भी इनके अंडर पे आ गए, और चंपा रिवर जो है वो सीधा जाती है बे ऑफ बंगाल, और वहां से ट्रेड पॉसिबल हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया या श्रीलंका या फिर साउथ इंडिया के साथ। तो मतलब क्या हुआ, जब अंगा आ गया, अंगा जो महाजनपद है इनके अंडर में आ गया या इनके कंट्रोल में आ गया, मगध के कंट्रोल में आ गया, तब क्या हुआ, जो चंपा रिवर है उसके थ्रू भी इन लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, इनका ट्रेड और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि उनका जो चंपा रिवर है वो सीधा बे ऑफ बंगाल पे जाके मिलती है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये थे गाइस। अगला हम देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल फैक्टर्स में क्या है, तो आप सभी को पता है मगध की जो सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की थी, मतलब कि वो मिक्सचर था आर्यंस और नॉन आर्यंस का, तो इसलिए वो उतने ज़्यादा पुराने ख्यालात के नहीं थे, उतने ज़्यादा पुराने या फिर स्ट्रिक्ट जो उनका प्रिंसिपल्स थे वो नहीं थे।
मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जो नंद रूलर थे, जो नंद डायनेस्टी थी वो क्या थी, वो शूद्र ओरिजिन की थी। जो मगध की जो नंद डायनेस्टी है वो शूद्र ओरिजिन की थी। मतलब क्या है कि अब वहां पर मतलब इतना ज्यादा वो था, उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए शूद्र तक राजा बन गया था। तो जिसके कारण क्या हुआ था, ये और ज्यादा सक्सेस हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग लगभग इक्वली ट्रीट किए जाते थे शुरू शुरू में मगध में। इसलिए क्या हुआ, और दूसरी बात क्या है कल्चरल में, कि यहीं से मगध से ही तो जो इम्पोर्टेंट जो रिलीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म यहीं से तो ज़्यादा बढ़े हैं। तो इनके बढ़ने के कारण भी मगध का सक्सेस है। मगध का सक्सेस जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ है। ओके, मतलब कि जो मगध सक्सेस हुआ है या फिर मगध इतना फैला है या इतना बड़ा हुआ है, तो वो जैनिज्म के लिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के कारण भी फैला है। क्यों? क्योंकि मगध में ही इनका ओरिजिन हुआ, और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो बहुत ही जगह जो है वो फैले थे रिलीजन, तो इसलिए मगध का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर अगर जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो ओरिजिन हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ था यहाँ पर, जो यहाँ के लोगों की जो फिलोसफी है वो इन्हीं के थ्रू हो गई थी, इन्हीं के जैसी हो गई थी, जैनिज्म और बुद्धिज्म वालों की जैसी, जो कि ब्राह्मणिकल से अलग है और थोड़ा उस समय के हिसाब से अच्छी थी। तो इसीलिए क्या हुआ था, यहाँ पे और ज़्यादा सक्सेस बढ़ गई थी। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या थे। तो रूलर्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए बाकी महाजनपद के कंपेयर किया जाए तो मगध में ज़्यादा पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स थे। मतलब यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज थी। आप अभी हमने देखा था किसके में, महा धनानंद के में देखा था अभी हमने। धनानंद जो रूलर था उसके पास कितनी बड़ी आर्मी थी, तो 2 lakhs इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवेलरी, 3,000 एलिफेंट्स और 2,000 चैरियट्स थे। तो ये कितनी बड़ी आर्मी थी, जो कि अदर महाजनपद से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही बड़ी है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। आयरन डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा थे इनके पास, तो इसलिए क्या था, ये जो वेपन्स है वो इनके और भी ज़्यादा एडवांस थे, मतलब आयरन के बने हुए थे, जो कि बाकी महाजनपद के कंपेयर पे बहुत ही एडवांस था। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। तो देखिए, जो मगध के जो राजा लोग थे वो ही सबसे पहले ऐसे राजा थे जो एलिफेंट्स को वॉर के टाइम में यूज करते थे। तो सबसे पहले जो एलिफेंट का यूज होने लगा था वॉर के टाइम में, तो वो किसने किया था, तो वो मगध के ही राजा लोगों ने किया था, जिसके कारण क्या थे, वो जो अपनी वॉर्स थी उनमें जीत पाते थे। अगला क्या है, देखिए अगला है यहाँ पर जो मगध के जो राजा थे या फिर मगध के जो जितने भी डायनेस्टीज हुई है उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था। ओके, तो ये था रीजंस मगध के सक्सेस के। तो हमने सबसे पहले देखे जियोग्राफिकल रीजंस, तो लोकेशन के हिसाब से मगध के क्यों सक्सेस हुआ, तो उनके जो कैपिटल्स की लोकेशंस थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, या फिर उनकी जो सॉइल थी फर्टाइल थी क्योंकि वो गंगेटिक वैली के आसपास थे। ये थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो कि मगध की सक्सेस से रिलेटेड थे। अगले हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, क्यों? क्योंकि मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा थे इनके पास, और की लोकेशन के हिसाब से ये ट्रेड भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे, इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी थी। अगला हमने देखे कल्चरल फैक्टर, तो ये एक ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर था इनके मगध की सोसाइटी में, और इनके जो राजा थे वो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब कि उतना ज़्यादा ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं था, तो इसलिए और ज़्यादा इनको सक्सेस मिली। अगला देखते हैं हम, देखिए अगला हमने देखे थे क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे थे। तो जहाँ पे क्या था, जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, एलिफेंट्स का यूज़ इन्होंने शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका गुड बहुत ही अच्छा था, और जो स्ट्रांग थी उनकी जो स्टैंडिंग आर्मीज थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग थी। हमने ये देखा, और उसके पहले हमने देखा था क्या, हरंग डायनेस्टी के बारे में। तो हरंग डायनेस्टी में हमने 3 रूलर पढ़े, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। इन सभी के बारे में हमने कुछ कुछ फैक्ट्स देखे, वो आप याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा शिशुनाग डायनेस्टी, तो इसमें 2 रूलर थे, शिशुनाग और कालाशोक, ये दोनों के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े। फिर हमने नंद डायनेस्टी देखी, उसमें भी 2 रूलर थे, महापद्मनंद और धनानंद, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो गाइस, आज हमने क्या पढ़ लिया है, आज हमने कंप्लीट कर दिया है अपना जो डायनेस्टीज हैं प्री मॉडर्न एज में उनको। तो और अगला जो लेक्चर रहेगा वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, जो ग्रीक के इन्वेजन्स थे, या अलेक्जेंड्रिया जो इन्वेजन्स था, या जो पर्शियन इन्वेजन्स थे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो मॉरियंस के पहले हुआ था। तो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।